Hello students, once again I welcome you in my channel. I am Professor Lakshmi Sharma and I was discussing micro teaching skills. कुछ माइक्रो टीचिंग स्किल्स अभी रह गई हैं जिनको हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे. टुडे आई हैव टेकन टॉपिक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिनमें मेन है डिसेबिलिटीज़ क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, टाइप्स क्या हैं, इनके कंसेप्ट्स क्या है, मीनिंग क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव स्कूल क्या है. तो क्योंकि ये बहुत एक वास्ट एरियाज़ हैं तो मैं इनको डिफरेंट पार्ट्स में आपको प्रेजेंट करूँगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है. अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो डाइवर्सिटी का मतलब है द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़. अब यहाँ पर जो हम डाइवर्सिटी हमने एक आम भाषा में भी देखा होगा, हम वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी. हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि एनिमल्स कितने टाइप के हैं, प्लांट्स कितने तरह के हैं, और भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं. पर पर्टिकुलरली एजुकेशन से हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे कि इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में डाइवर्सिटी का क्या मतलब है. तो यहाँ पर डाइवर्सिटी से मतलब है कि जैसे हम भिन्न भिन्न तरह के लोगों को देखते हैं. अब यहाँ पर जो भिन्नता है वो किस रेफरेंस में है, किस कंटेक्स्ट में है. तो इट मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक विद सम इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अगर हम व्यक्ति के संदर्भ में डाइवर्सिटी को देखें तो हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से वैयक्तिक भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके अंदर हैं. अब ये जो डिफरेंसेस हैं उनकी डायमेंशंस और उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है. द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस में बी जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल एबिलिटीज़, रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स और अदर आइडियोलॉजीज़. जो डिफरेंसेस है वो जेंडर के बेस पे भी होते हैं, मेल और फीमेल, और आजकल एक थर्ड कैटेगरी भी है. इसी तरह से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर भी हो सकते हैं कि मिडिल क्लास है, अपर मिडिल है, लोअर मिडिल है, हायर है, कौन सी क्लास है. फ़िज़िकल एबिलिटीज़ के बेस पर भी डाइवर्सिटी होती है कि फ़िज़िकल जो एबिलिटीज़ हैं बॉडी की वो कितनी हैं, क्या हैं, उसके बेस पर भी हम डाइवर्सिटी काउंट कर सकते हैं. रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जैसे पर्शियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, तो इनके बेस पर भी डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है. बहुत सारे बिलीफ्स हैं, इवन हिंदुओं में शैव है, वैष्णव है. तो किसको हम मानते हैं, किसके बेस पर हमारे क्या विश्वास हैं. इसी तरह से पॉलिटिकल बिलीफ्स के बेस पर भी डाइवर्सिटी है, जैसे कि हम डेमोक्रेटिक हैं या हम कम्युनिस्ट हैं या हम सोशलिस्ट हैं. तो पॉलिटिकल बिलीव्स के बेस पर भी डाइवर्सिटी हम लोगों में देख सकते हैं, या हमारी कोई और अदर आइडियोलॉजी जिसको कि हम मानते हैं, फॉलो करते हैं. तो ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में डाइवर्सिटी के इतने सारे रेंजेस हो सकते हैं. अब डाइवर्सिटी जो है ये एक एडवर्सिटी नहीं है, एक बुराई नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है. जैसे हम कहते हैं कि देखिए अगर सारे इसमें एक ही तरह के फूल होते तो कैसा होता. हम कितना एंजॉय करते हैं कि अलग अलग तरह के फूल हैं, या एक ही तरह के फल होते तो कैसा होता. आप एज्यूम करके देखिए कि अगर ऐसी कोई अर्थ होती जहाँ केवल एक ही तरह के प्लांट्स होते या केवल एक ही तरह के एनिमल्स होते. तो गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी. बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको दी हैं और हर डाइवर्सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी है, उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन है सोशल इवोल्यूशन में, या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में, इवोल्यूशन ऑफ रेसेस में. तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, ये एक तरह का आशीर्वाद है, एक तरह का बोन है, और ये एक एडवर्सिटी तो बिल्कुल ही नहीं है. तो डाइवर्सिटी क्या है. डाइवर्सिटी का हम अगर मीनिंग देखें, डेफिनेशन देखें, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स वैल्यूइंग ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ स्किन, इंटेलेक्ट, टैलेंट और ईयर्स. डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे की वैल्यू करें, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें, स्किन कलर के बेस पर ना करके, बुद्धि के बेस पर भी नहीं करके, योग्यता के बेस पर भी नहीं, और उम्र के बेस पर भी नहीं.
इन चीज़ों से परे, उम्र, जाति, स्किन, टैलेंट, इनके जेंडर, लिंग भेद, इनसे परे हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वैल्यू करे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे और उसकी रिस्पेक्ट करे। उसी का नाम डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि किसी भी तरह का डिफ्रेंसिएशन ना हो, भेदभाव ना हो। दो देयर इज़ डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस के बावजूद भी सभी की इक्वल इम्पोर्टेंस को समझना और सभी को इक्वल महत्व देना और इक्वल रिस्पेक्ट देना ही डाइवर्सिटी की सबसे अच्छी खूबी है, ये इसकी खासियत है। अब डाइवर्सिटी क्यों अच्छी है या क्यों हम माने? बिकॉज एवरीवन मैटर्स। डाइवर्सिटी ये मान के चलती है कि हर एक की उपयोगिता है, हर एक का महत्व है, हर एक की आवश्यकता है। तो व्हाट इज़ द नीड? डाइवर्सिटी की क्यों नीड है? कि जो डाइवर्स टाइप के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? दे वांट टू बी डिफरेंट, कि वो अलग होना चाहते हैं, दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं। देखिए, कपड़े भी हम डिफरेंट खाना चाहते हैं, हम पहनना चाहते हैं, खाना भी हम डिफरेंट खाना चाहते हैं। हमारी अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, हमारी डिफरेंट स्किल्स होती हैं। तो जो डिफरेंस है वो एक आवश्यकता है कि हम अपनी डिफरेंस जो है उसको बताना चाहते हैं। दूसरा है बी इंडिविजुअल। यहाँ डिफरेंस से ही इंडिविजुअल निकलता है। इंडिविजुअल मतलब हमारी अपनी सेल्फ, हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी क्या योग्यता है, हमारी जो भिन्नता है उसके आधार पर हमारी क्या योग्यता है। तो बी इंडिविजुअल, हम एक इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करवाना चाहते हैं। इसी तरह से जो बच्चे हैं, जो कि हम अभी आगे डाइवर्सिटी की जो हम बात करेंगे, दे वांट टू बी इंडिविजुअल, दो दे आर डिफरेंट बट दे वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज ए इंडिविजुअल बीइंग। दे वांट टू बी वैल्यूड, कि उनको वैल्यू दी जाए, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी बात को समझा जाए, उन्हें रेस्पेक्ट दी जाए। तो दे वांट टू बी वैल्यूड, दे वांट टू बी एम्ब्रेस्ड, उनको प्यार किया जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए। दे वांट टू बी रेस्पेक्टेड, दे वांट टू बी सपोर्टेड, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी जो है वो हर लिविंग बीइंग का एक सपना है, या एक समझ लीजिए कि आज़ादी ही उसकी एक मेन अनुभूति है। आज़ादी ही, उस स्वतंत्रता ही एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। दे वांटेड टू बी आइडेंटिफाइड एज टैलेंटेड हो जाते, और दे वांटेड टू बी यू, यानी कि वो सेल्फ को मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि वो खुद भी कुछ हैं, तो वो अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं। दे वांट टू बी, डाइवर्सिटी इज़ फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स which are valued, which are embraced, respected, supported, independent and talented। तो इस तरह से हम डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब डाइवर्सिटीज़ के बारे में कुछ मिथ्स हैं और कुछ रियलिटीज़ हैं, कुछ झूठ है, कुछ सच है। वो क्या है? मिथ है कि डाइवर्सिटी जो है ये उन लोगों के बारे में है जो कि सक्षम नहीं हैं, जो सब काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं और जिनकी कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं, वो लोग डाइवर्स हैं। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी का मतलब है डाइवर्सिटी इज़ अ कॉमन थिंग विच वी ऑल एसेंशियली हैव। डाइवर्सिटी, विभिन्नता, वह एक कॉमन चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है जो कि हम सबके अंदर है। देखिए, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं या जिनके अंदर कुछ फिज़िकली या मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, उनके अलावा भी जो लोग सामान्य भी हैं, उनमें भी बहुत डाइवर्सिटी होती है। जबकि जो फिजियोलॉजिकल जो लक्षण हैं, जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं या जो सोशियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वो सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन उसके बावजूद सबकी दो आँख हैं, दो नाक हैं, फिज़िकल अपीयरेंस सबकी एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने डिफरेंसेस हैं। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है, डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना, एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। एक मिथ है डाइवर्सिटी इज़ ओनली अबाउट रेस एंड जेंडर, कि डाइवर्सिटी का मतलब है कि जेंडर मतलब मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, तो वो डाइवर्स हो गए, या केवल रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कलर के बारे में।
लेकिन रियलिटी क्या है कि डाइवर्सिटी इज़ कोलोसल। डाइवर्सिटी जो है वो कोलोसल मतलब बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है। और डाइवर्सिटी वी आर डिफरेंट इन मेनी वेज एंड सिमिलर इन फ्यू वेज, कि डाइवर्सिटी इतनी विशाल है कि हर इंसान कुछ चीज़ों में एक जैसा है दूसरों से, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में एक दूसरे से अलग है, अपनी सोच में, अपनी एक्टिविटी में, अपने आइडियोलॉजी में, अपनी परसेप्शन में, अपनी थिंकिंग में। तो कितना फ़र्क है, इवन लुक्स में। तो डाइवर्सिटी जो है बहुत ही विशाल है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समाये हुए है। और एक मिथ है कि डाइवर्सिटी इज़ ओनली अबाउट विन एंड लूज प्रोपोजिशन, कि डाइवर्सिटी बस डाइवर्सिटी का मतलब है कि यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी या ये चीज़ नहीं है, मतलब इस चीज़ की या तो कमी है या ये चीज़ आपके पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब डाइवर्सिटी इज़ अ सोर्स ऑफ इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी जो है, विभिन्नता जो है, वो इनोवेशंस और क्रिएटिविटी का एक स्रोत है। जैसे आप देखें कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। इंडिया को अगर हम देखें तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कितने प्रांत हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने स्टेट्स हैं, और सबकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है। तो वी आर डाइवर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, वी आर डाइवर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर रिचुअल्स, वी आर डाइवर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर फूड, we are diverse in context of our clothing, we are diverse in context of our religion। तो बहुत सारे इंडिया के अंदर ही बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान और परंपराएं, इनके आधार पर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हम अभी केवल अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर एंटायर वर्ल्ड को लें तो डाइवर्सिटी ही एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी कॉमन फिनोमेना, कि वो हर थोड़ी थोड़ी, इंडिया के लिए तो बोला जाता है कि हर 2 मील के बाद बोली और भाषा चेंज हो जाती है। जैसे हिंदी ही है, हिंदी एक बड़ी कॉमन लैंग्वेज है जो इंडिया के बहुत सारे प्रदेशों में बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी बोली अलग अलग है, कहीं मैथिली है, कहीं अवधी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो एक इनोवेशंस और क्रिएटिविटी का एक स्रोत है। जैसे डांसेस आप देख लीजिए, कितने डाइवर्स टाइप ऑफ डांसेस हैं, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, एंड वी एंजॉय, वी रिलिश दीज डाइवर्स टाइप्स ऑफ क्रिएशंस। हमको ये चीज़ें पसंद हैं, हमें अच्छी लगती हैं, और ये हमारी एक नीड है कि हम डाइवर्सिटी चाहते हैं, विभिन्नताओं को चाहते हैं। तो डाइवर्सिटी एक प्लस पॉइंट भी है। लेकिन अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो हम डिसेबिलिटी जो है, जो शारीरिक अक्षमता है, उसके आधार पर भी हम ह्यूमन डाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी बेस पर है कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसके बेस पर कितनी तरह की जो है डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो विभिन्नताएं हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप इस चार्ट में देखेंगे, इसमें हमने सबसे पहले बताया है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है, इसके नीचे लिखा हुआ है लेस ऑफ एन ऑर्गन और अ फंक्शन, फॉर एग्जांपल डैमेज टू आईज एंड साइट। और इसके नीचे लिखा हुआ है अफेक्टिंग बॉडी। इसका ये मतलब है, इम्पेयरमेंट का मतलब आप समझिए कि शरीर के किसी अंग को कोई दुर्बलता, या शरीर के किसी फंक्शनिंग करने में, उसके काम करने के तरीके में कोई कमी, कोई नुकसान। तो इसका मतलब कि इम्पेयरमेंट मतलब कि वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, शरीर में कहीं कोई कमी है। तो इससे उससे क्या होगा, जब शरीर में कोई कमी होगी, आगे एरो देखिए, इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। अगर बॉडी में कोई इम्पेयरमेंट है, कोई दुर्बलता है, बॉडी को कोई इसी तरह का कोई क्षति हुई है, कोई नुकसान हुआ है, दैट इट विल लीड टू डिसेबिलिटी, यानी कि वो उस पर्सन की अक्षमता हो जाएगी, असमर्थता हो जाएगी। किसमें, नीचे लिखा हुआ है आप देखिए, अफेक्टिंग फंक्शनिंग। अगर बॉडी को अफेक्ट हुआ है तो बॉडी किसको अफेक्ट करेगा, फंक्शन को अफेक्ट करेगा, काम करने को उसमें प्रभाव डालेगा। जैसे डिसेबिलिटी का यहाँ हमने मतलब लिखा है, अ रूटीन एसेंशियल एक्टिविटी विच इज़ हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू इम्पेयरमेंट, कि बॉडी के किसी अंग में किसी नुकसान की वजह से जो एक आवश्यक क्रियाएं हैं शरीर की, वो हम अगर नहीं कर पाते तो हम
हम उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये डिसेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई कि जैसे मान लीजिए कि आँख में कोई डैमेज हुआ, तो वो क्या है, इम्पेयरमेंट है। आँख में किसी डैमेज को हो जाना, इट इज़ ए इम्पेयरमेंट, यानी कि वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उससे डिसेबिलिटी क्या हो गई कि उससे ढंग से वो ही इज़ नॉट एबल टू रीड, वो ढंग से उसे पढ़ नहीं सकता। तो ये आँख के ऑर्गन में कोई क्षति होने से उसके आँख का जो नेचुरल फंक्शन है उसमें जब कमी आ जाती है तो हम उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। और फिर हैंडीकैप क्या हुआ, अ कंडीशन एराइजिंग आउट ऑफ इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी विच प्रिवेंट्स अ पर्सन टू कैरी आउट फंक्शंस, तो उसको हम हैंडीकैप कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आँख में जो चोट लगी, उस आँख में चोट लगने की वजह से वो अगर एक परमानेंट उसका एक फंक्शन बन जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, और उस परमानेंट डैमेज की वजह से, परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से वो सोसाइटी में कोई भी काम नहीं कर सकता, किसी भी तरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो हम उसको कहेंगे हैंडीकैप। तो यानी कि अगर बॉडी में कोई नुकसान है तो वो कहलाएगा इम्पेयरमेंट। बॉडी के उस नुकसान की वजह से अगर बॉडी में कोई काम में अफेक्ट पड़ रहा है तो वो उसकी होगी फंक्शनिंग डिसेबिलिटी। और अगर वो डिसेबिलिटी एक परमानेंट फीचर बन जाए और वो सोसाइटी में उस काम को करने में बिल्कुल ही लाचार हो जाए, अक्षम हो जाए, तो हम उसे कहेंगे हैंडीकैप्ड, यानी कि विकलांग। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो इंसान को डिसेबिलिटी या हैंडीकैप्ड बनाते हैं, कैसे इम्पेयरमेंट जो है वो हैंडीकैप की कंडीशन तक लाती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, जो क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वो उन बच्चों की डाइवर्स नीड्स को पहचाने, वो ये आइडेंटिफाई करे टीचर कि बच्चा कैसा है और बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, और वो डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करे, और डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद उस बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन दे। तो इसीलिए हमने पहले यहाँ पर डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कि RPWD के अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो कितने तरह की हैं। आप सबकी बुक्स में जगह जगह बहुत टाइप की जो है डिसेबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ होगा। हम यहाँ पर आप जब एग्ज़ाम में किसी एक डिसेबिलिटी का एक्ट लेकर उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर RPWD एक्ट को लिया है। RPWD एक्ट जो है 2016 में बना था, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। तो इसके हिसाब से जो मेनली वो लर्निंग में जो चिल्ड्रन को जो अफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने बताया है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो लर्निंग को अफेक्ट करती है, और ये कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है कि वो एबिलिटी जो कि दैट गिव्स रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ लिम्स। जो लिम्स हैं उनके मूवमेंट में अगर रिस्ट्रिक्शन दे, मतलब अगर बच्चा जो है ही इज़ अनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर रिस्ट्रिक्शन होती हैं, हाथ पैर की कोई मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो हम इस तरह की डिसेबिलिटी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें भी आगे बहुत सारी कैटेगरी आप देखें लिखी हुई है। इसमें लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मसल्स जो हैं उनकी शेप खराब हो जाना, एंड अभी न्यू इसमें ऐड है एसिड अटैक विक्टिम्स, जो एसिड अटैक होकर विक्टिम्स हो जाते हैं और उनकी जो मसल्स हैं वो सारी खराब हो जाती हैं। तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो कहलाती है। इसमें एम्प्यूटेशन भी हो सकता है। एम्प्यूटेशन माने कि जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और पैर को चोट लग गई, देन रिमूवल ऑफ लिम्ब, पैर को काट ही देना या पैर के किसी पार्ट को काट देना, उसे हम एम्प्यूटेशन कहते हैं। तो एम्प्यूटेशन जो है वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है।
पैरालिसिस जो होते हैं वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैरालिसिस पर्सन कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कहलाती हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती हैं, क्योंकि हम सबको ये पता है कि जो हम मूव करते हैं, जो हमारा मूवमेंट है वो ब्रेन के कारण ही होता है। तो अगर ब्रेन में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गया है तब भी जो लोकोमोशंस हैं वो अफेक्ट होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है बी में विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे कि जो साइट हमारी प्रॉब्लम है, देखना, इसमें देखने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें लो विज़न है, ब्लाइंडनेस है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसमें लो विज़न में यही है कि कम दिखाई देना, जिसमें हम देखेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, और एक फार साइटेडनेस होती है, एक नियर साइटेडनेस होती है, पास की नज़र ख़राब होना, दूर की नज़र ख़राब होना, तो वो लो विज़न है। या स्क्विंट होना आई में। और एक है ब्लाइंडनेस, जब आप बिल्कुल पूरी तरह, जो बच्चा है वो टोटली ब्लाइंड है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि जो डिसेबिलिटी है वो कितने एक्सटेंट में है, उसका मतलब कितना पोर्शन जो है वो अफेक्ट कर रहा है, मतलब वो माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वो वेरी करते हैं सीवियरिटी के प्रोपोर्शन में, कि जो डिसऑर्डर है वो कितने परसेंटेज है, डिसऑर्डर कितना है, बहुत कम है, माइल्ड है, या मॉडरेट है मतलब थोड़ा एवरेज है, या बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और जिससे कि लर्निंग जो है, लर्निंग के बहुत सारे एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं। तो जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का जो एरियाज़ हैं, जो उसकी वो डिपेंड करती है डिसऑर्डर कितने एक्सटेंट तक है। फिर इसी तरह से हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कि डेफ या तो पूरी तरह क्या कहते हैं बहरा है, या हार्ड ऑफ हियरिंग है, सुनाई देता है लेकिन ऊंचा सुनाई देता है, देर से सुनाई देता है। या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, कि बोलने में परेशानी है या लैंग्वेज की डिसेबिलिटी है। तो इस तरह से ये RPWD ने 2016 में ये दिए थे डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो RPWD ने ये इतनी सारी दी थी: लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। अब आइडिया ने इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट ने भी कुछ अलग तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। इन्होंने सबसे पहले स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दी है, SLD, जिसमें क्योंकि हम यहाँ टीचर्स हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासरूम सिचुएशन, कि क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन देते हैं, जो बच्चों की लर्निंग अफेक्ट होती है वो कैसे होती है। तो इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी में आती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में जैसे कि जो वर्ड्स हैं वो नाचते हुए दिखाई देते हैं, मतलब उनका जो इसे हम कहते हैं मिरर इमेज होना, ये मिरर इमेज जो है वो बच्चे को दिखाई देती है, और इस तरह से वो जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको वो समझ नहीं पाता। इसी तरह से डिसग्राफिया में देखिए, डिसग्राफिया में बच्चे को स्पेसिंग का आइडिया नहीं होता कि दो वर्ड्स के बीच में या दो लेटर्स के बीच में किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो लिखी जाएं, सीधी लाइन कैसे है। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी है, डिसेबिलिटी है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको हम डिसग्राफिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया में बच्चे को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती हैं, नंबर्स समझ में नहीं आते हैं, और वो नंबर्स उल्टे सीधे लिख देता है। और डिस्प्रैक्सिया में उसको फिगर समझ में नहीं आती है। पहला था डिसलेक्सिया, देन डिसग्राफिया, देन डिसकैल्कुलिया एंड डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में उसको जो पिक्चर्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, शेप्स को जो है वो अरेंज और शेप्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। Intellectual disability is a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning, reasoning, learning and problem solving, and in adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skills. ये जो intellectual ability है वो बच्चे की रीजनिंग में या लर्निंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में
जो हिंडर करती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और जो डेली डे टू डे का जो सोशल बिहेवियर है, बच्चे का अपना बिहेवियर है, और जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो इंटरफेयर करती है और उसको हिंड्रेंस जो है उसके अंदर डालती है। तो इसमें मेनली हम दो देखेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो अभी हमने आगे पढ़ी थी, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको हम यहाँ इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर जितने भी हमने अभी 4 पढ़े थे, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, और ये सारे हम इसमें आ जाते हैं जहाँ बच्चे को समझ में नहीं आता है और उसको रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और नंबर से जो है वो प्रॉब्लम होती है। एंड देन ये जो हम नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो बच्चा है वो अलूफ रहना ज़्यादा पसंद करता है, सोशलाइज नहीं होता, उसका जो कम्युनिकेशन है वो जो है वो बहुत प्रॉब्लम करता है, उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, ही डजेंट लाइक टू बी कडल्ड और कडल्ड होना पसंद नहीं करता है, और उसका जो बिहेवियर है वो रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है, और अगर उसको उसके नाम से पुकारा जाए तो वो फेल्स टू रिस्पॉन्ड नहीं देता और ऐसा लगता है कि जैसे उसने आपको सुना ही नहीं है। और इस तरह से कभी कभी जो है उसकी जो बात करने की जो टोन होती है बड़ी एबनॉर्मल होती है। कभी ऐसा लगता है कि रोबोट की तरह वो बच्चा जो है वो बोल रहा है, वो बच्चा खुद से कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, और अगर दूसरा कॉन्वर्जेशन करे तो वो प्रॉपर उसको रिप्लाई नहीं दे सकता। और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, मैनी टाइम्स दे डोंट डू आई कांटेक्ट। वो यहाँ पर अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट अगर कोई है, अगर कोई और नुकसान है बॉडी को किसी तरह से, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमने अभी पढ़ लिया। इमोशनल डिस्टर्बेंस जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, अभी हमने देखा अगर बच्चा बोलने में प्रॉब्लम करता है, उसकी स्पीकिंग में कोई कमी है। विजुअल इम्पेयरमेंट हमने पढ़ा, डेफनेस और हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ और ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस है अगर, या ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है। ये भी इस तरह से क्लासीफाई भी आप कर सकते हैं एग्जाम में। अब ये है कि इन सारी कंडीशंस में बच्चे का क्या है, बच्चे की जो क्या प्रॉब्लम है। अगर हम बच्चे को एज ए प्रॉब्लम देखते हैं अपनी क्लासरूम सिचुएशन के अंदर, क्लास के अंदर, तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। नंबर 1, ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, या तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता देन ही कैन नॉट लर्न, बच्चा समझ नहीं सकता। या बच्चे की द चाइल्ड हैज़ स्पेशल नीड्स, उसकी अपनी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं जिनको क्लास में पूरा करना ज़रूरी है अगर हमें उसे पढ़ाना है। मे बी ही नीड्स सम स्पेशल इक्विपमेंट, उसको किसी तरह के स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जो उसकी जो बॉडी की जो इम्पेयरमेंट है जिसको वो कुछ हद तक कंपनसेट कर सके, उसकी क्षतिपूर्ति कर सके और उसको एक सहारा दे सके। या बच्चा स्कूल ही नहीं जा सकता, और मेन जो है बच्चा बाकी बच्चों से अलग है, तो वो जो उसका अलग है उसे कैसे रिस्पेक्ट दिलवानी है क्लास में, ये भी क्लास टीचर को देखना है। देन ही नीड्स स्पेशल एनवायरनमेंट, उस बच्चे को ग्रो करने के लिए एक अलग तरह के स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर उसकी कमियों को दूर करके उसको पूरा सिखाया जा सके। एंड ही नीड्स स्पेशल टीचर, उसको वो स्पेशल टीचर, जैसे मान लीजिए कि बच्चा ब्लाइंड है तो उसको एक ऐसी टीचर की ज़रूरत होगी जिसको ब्रेल आती हो। तो ये बच्चे की प्रॉब्लम है जो हमें एजुकेशन में उसकी डाइवर्सिटी को या उसकी डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रख के हमें क्लास में देनी चाहिए। इसमें टीचर का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर इज़ ए काउंसलर, रिसर्चर, टीचर इज़ ए रिसोर्स पर्सन, टीचर इज़ ए कंटिन्यूस लर्नर, कि वो उसकी क्लास में जितने डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको केटर कर सके। टीचर शुड हैव नेटवर्किंग फॉर शेयरिंग, टीचर शुड बी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो ये टीचर के रोल हैं
जो कि डाइवर्सिटी को, क्लास की डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के टीचर को रोल प्ले करने चाहिए। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनमें डिसेबिलिटीज़ थी और वो आज बहुत अच्छे हैं। पहली जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो स्टीफन हॉकिंस की हैं, जिनको मोटर न्यूरॉन डिसीज़ थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी जो है पैरालिटिक हो गई थी, केवल ब्रेन जो है वो फंक्शन में था। तो ये एक तरह का बहुत मेजर डिसेबिलिटी थी उनके अंदर, और इसके बावजूद वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। दूसरे हम देख रहे हैं इनके नीचे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिसलेक्सिया था। जैसे हमने बताया कि डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे हैं उनको वर्ड्स को और सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, इसलिए वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते, और इतनी भारी डिसेबिलिटी के बावजूद ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी हमने शुरू में बात की थी, कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं, दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, उनको एक्सेप्ट करें, उनको एक अफेक्शन दें, उनको इम्पॉर्टेंस दें, उनकी सेल्फ को समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जब एक डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे थे, तो उनको स्कूल में स्कूल वालों ने उनको मना कर दिया, क्योंकि उन दिनों टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी मॉडर्न नहीं थी, तो उनको स्कूल में लेने से मना कर दिया। देन हिज मदर टुक दिस चार्ज, और इनकी मम्मी ने मदर ने घर पर ही पढ़ाया, और बाद में ये एक बहुत ही महान साइंटिस्ट बने। जब उनकी मदर की डेथ हुई तो उन्होंने एक बॉक्स खोला जिसमें इनकी जो है रिपोर्ट कार्ड थी, जिसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल भी पढ़ने के लायक नहीं है और हम इसको स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उससे इनको ये समझ में आया कि इन हिज इनिशियल डेज, इन हिज चाइल्डहुड, ही वॉज सच अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, एंड बिकॉज ऑफ हिज मदर ही बिकेम सच अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है, जो हमने शुरू में आपको क्लिपिंग्स दिखाई थी, कि डाइवर्सिटी जो है वो कहती है कि इट इज़ फॉर ऑल, ये सबके लिए है। इट इज़ नॉट एन एडवर्सिटी। अगर इसको ढंग से संभाला जाए, ढंग से इसकी केयर की जाए और इसको समझा जाए इसको, तो ये डिसेबिलिटी भी अपने आप में एक बूंद बन जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जो है, इनको भी बचपन में डिसलेक्सिया था, और इनकी जो बातचीत करने में और पढ़ने में इनको प्रॉब्लम होती थी, और इस तरह से कम्युनिकेशन जो है ये प्रॉपर नहीं कर पाते थे। स्पीच डिसऑर्डर था इनको स्पीच डिसऑर्डर था, और आफ्टरवर्ड्स ही टुक सम स्पीच थेरेपीज़, और इन्होंने अपनी स्पीच को, लैंग्वेज को ठीक किया, और आज देखिए ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, और इनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इनके नीचे हम देखते हैं सुधा चंद्रन को। सुधा चंद्रन जो है, शी लॉस्ट वन लिम्ब, और इनके जो है एक नकली टांग से ही ये अपना जो ही भरतनाट्यम जो है वो करती हैं, एंड शी इज़ अ ग्रेट डांसर। दूसरे हम देख रहे हैं रविंद्र जैन। ही इज़ अ टोटली 100% ब्लाइंड पर्सन, और ही वॉज अ ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र, प्लेबैक सिंगर। और रामायण जो अभी सीरियल हम लोगों ने देखा है, रामायण सीरियल के अंदर जो इनका म्यूज़िक है, दैट इज़ एन आइकॉनिक म्यूज़िक, और उसको इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी दिया है कई जगह। तो रविंद्र जैन जो हैं, देखिए इनका स्किल कितना अच्छा है, जबकि ही वॉज टोटली ब्लाइंड। और अभिषेक बच्चन जो हम देख रहे हैं, इनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी इनको बचपन में, एंड दीज पर्सनैलिटीज़ दे कोप अप विद देयर डिसेबिलिटीज़, एंड दे मेक अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, रिमार्केबल प्लेस इन द सोसाइटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो किसी भी तरह से ग्रोथ को हिंडर नहीं करती, बल्कि अगर उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दी जाएं तो ये ग्रोथ को बल्कि नरिश करती हैं, और एक डाइवर्सिटी जो है एक बूंद बन जाती है बच्चे के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर ये डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।